Good morning, everyone. Let's continue with chapter number 6, Judiciary, and the topic which we are going to discuss over here is structure of the judiciary. In the previous topic, we have discussed about the appointment and the removal of the judges. So, in this part, we are going to discuss the structure of the judiciary. Student, the Constitution of India provide for a single integrated judicial system. Okay, this means that unlike some other federal countries of the world, India does not have separate state courts. Means मतलब हर स्टेट के अंदर जो कोर्ट है वो सेपरेट का मतलब ये है कि उनका अपना डिसीजन नहीं है, यानी कि वो उनके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी भी है लाइक सुप्रीम कोर्ट, जो उनको उनकी जजमेंट को क्लेम कर सकता है या फिर उनकी जजमेंट को चेंज कर सकता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पैरामेडिकल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसा कि आपके इस पूरे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है. नंबर 1 पे आएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स. जितने भी इसके नीचे लेवल के कोर्ट है सबको इसके डिसीजंस को मानना पड़ेगा. एंड ऑल्सो कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे क्या कर सकता है, ये ट्रांसफ़र कर सकता है, चेंज कर सकता है. सो एंड कैन मूव केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू इटसेल्फ. एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केसेस को चेंज भी कर सकता है. ये सब इसके अंडर में आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में. नाउ द सेकेंड लेवल इज़ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. जो उसके लोअर कोर्ट है लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनके लोअर कोर्ट्स की अपील्स को सुनने का राइट किसके पास है, हाई कोर्ट को. एंड कैन इशू रिट्स ऑफ द रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट. अब रिट्स के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जो चैप्टर था उसमें आपको बताया था लाइक हबीज कॉर्पस, मेमेंडेंस, प्रोबिशन, सशोरारी, क्यू वारंटो, ये सारे राइट्स के बारे में आपको डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी. जिनको अभी भी कोई डाउट है इन रिट्स को लेकर वो इस वीडियो को दोबारा देख सकता है. तो वो रिट इशू कर सकता है. अब रिट्स को इशू सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है एंड हाई कोर्ट भी कर सकता है. कैन डील विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट. जुरिडिक्शन का मतलब होता है बच्चों लीगल पावर और द अथॉरिटी. हिंदी में हम इसको बोलेंगे अधिकार क्षेत्र, यानी कि जो हाई कोर्ट के एक पर्टिकुलर स्टेट के अधिकार क्षेत्र में जो काम आते हैं वो सारे उन केसेस से डील करता है हाई कोर्ट. तो ये सब फंक्शन हमारे हाई कोर्ट के हैं. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो हियर द केसेस अराउंड द विद इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं. कंसिडर अपील्स ऑन द डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट, द सेम थिंग इज देयर. एंड डिसीजन केसेस इन्वॉल्विंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, इन सबको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है. और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है दैट इज़ मेंट फॉर द क्रिमिनल एंड द सिविल केसेस, civil and the criminal in the nature. So now we will discuss first of all the jurisdiction of the Supreme Court. Jurisdiction means मतलब उसके फंक्शन क्या क्या हैं. सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या फिर कौन कौन सी लीगल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं. एज वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. However, it functions within the limitations imposed by the Constitution. The function and the responsibility of the Supreme Court are defined by the Constitution. Okay. So let's we study about the power and function of the Supreme Court. Jurisdiction भी हम कह सकते हैं, power function भी कह सकते हैं Supreme Court के. And this question is also very much important. The jurisdiction of Supreme Court or power and function of the Supreme Court. ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है. जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल यानी कि जो रियल उसको पावर दी गई है, जो मेन फंक्शन. एपेलेट जुरिडिक्शन उसका कौन सा हो जाएगा, हियरिंग अपील्स यानी कि हियरिंग रिक्वेस्ट को सुनने का. एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो जाएगा यानी कि रिलेटेड टू द एडवाइस, वो एडवाइस दे भी सकता है, एडवाइस ले भी सकता है. एंड द फंक्शन ऑफ रिगार्डिंग द रिट्स, रिट्स जारी कर सकता है, कर सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट किया जाए तो उसके अगेंस्ट में जो हमने 5 तरह की रिट्स जो हमने स्टडी की थी वो 5 रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. एंड द स्पेशल पावर ऑल्सो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील
फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर, किसी भी मैटर पे, किसी भी जजमेंट पे दोबारा से अपील दे सकता है, पास्ड बाई एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के टेरिटरी में यानी कि पूरे इंडिया के अंदर किसी भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हो किसी अपील पर, उनके डिसीजन को चेंज करने की, इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन डिटेल all the powers and function of the Supreme Court. So first of all we will discuss about the original jurisdictions. Student, jurisdiction, you know, the अधिकार क्षेत्र and the in English we can say the legal powers or the authority. अब ओरिजिनल अथॉरिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट की? ओरिजिनल अथॉरिटी क्या है? इट मीन्स दैट द केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट. वो केसेस की बात करेंगे हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, पहले लोअर कोर्ट में नहीं जाते, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. और वो केस कौन से हो सकते हैं? द ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टिब्लिशेस इट एन एम्पायर ऑफ ऑल द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर. अब जो डिस्प्यूट होंगे वो कौन कौन से होंगे? एनी फेडरल कंट्री के अंदर लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ओके, एंड अमंग द डिफरेंट स्टेट, दो स्टेट के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट अगर चल रही हों, तो ऐसे सच केसेस विल गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऐसे केसेस की हियरिंग ना तो हाई कोर्ट में हो सकती. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा हरियाणा के अंदर और गुजरात के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है दोनों स्टेट के अंदर, तो अब हरियाणा और गुजरात, ना तो गुजरात हाई कोर्ट, अगर गुजरात हाई कोर्ट को ये पावर देंगे तो वो गुजरात के फेवर में लेगा, हरियाणा हाई कोर्ट को अगर ये पावर देंगे उनके बीच के डिस्प्यूट्स को सेटल करने की, तो वो हरियाणा की फेवर लेगा. तो जब दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उनकी हियरिंग कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा. सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर. तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में इसका क्या आ गया? यानी कि जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या फिर टू स्टेट्स के बीच में जब डिस्प्यूट्स हो जाएं, तो इन दैट केसेस सुप्रीम कोर्ट विल हियर एंड सेटल द डिस्प्यूट्स, एंड दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, राइट. सो ये ऐसे केसेस की सुनवाई ना तो किसी हाई कोर्ट के पास है, ना किसी अदर लोअर कोर्ट के पास है इन सब केसेस की सुनवाई. सो इन दिस कैपेसिटी द सुप्रीम कोर्ट not just settle disputes but also interpret the powers of the union and the state government. सिर्फ वो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही नहीं करेगा कि उनके डिस्प्यूट को सेटल करेगा, बल्कि उनकी पावर को इंटरप्रेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और स्टेट गवर्नमेंट को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है, तो उनकी पावर्स को भी इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको दे रखी हैं. दैट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द रिट जुरिडिक्शन. रिट्स के बारे में मैंने आपको भी बताया रिसेंटली, पहले भी डिस्कस किया है कि रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाए. अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे. दैट हुज फंडामेंटल राइट हैज़ ऑलरेडी बीन वॉयलेटेड, जिसके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है, कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. अब वो कोई भी पर्टिकुलर एक इंसान हो सकता है. अभी तो हमने पढ़ा था ना कि ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर सिर्फ स्टेट के मैटर ही जाएंगे या फिर सेंटर स्टेट मैटर जाएंगे, लेकिन अगर बात आ जाए फंडामेंटल राइट की, किसी के अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट किए जा रहे हों, देन द पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द रेमेडी, इस रेमेडी के लिए. एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर टू द फॉर्म ऑफ रिट्स की फॉर्म में स्पेशल ऑर्डर दे देगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इसको चेंज किया जाए. एंड द हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द राइट टू इशू द रिट्स, बट द पर्सन हुज राइट्स आर वॉयलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग टू द हाई कोर्ट और अप्रोचिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. अब ये उस पर्सन पे डिपेंड करेगा ना. वैसे तो हाई कोर्ट भी रिट को इशू कर सकता है, अब उस पर्सन पे क्या डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. लेकिन अगर ये भी मैंने आपको बताया था, अगर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो उसको ये भी बताना पड़ेगा वहाँ पे कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया, पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ओके.
सो थ्रू सच रिट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे कोर्ट एग्जीक्यूटिव को भी ऑर्डर दे सकता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑर्डर दे सकता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही हैं तो उस अपने काम को चेंज करो, पर्टिकुलर वे को चेंज करो, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, कि उस काम को इस तरीके से करो या इस तरीके से मत करो। इस तरह का ऑर्डर एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, राइट। नाउ द थर्ड फंक्शन इज द appellate jurisdiction. Appellate means to appeal, to request, means the Supreme Court is the highest court of the appeal, and a person can appeal to the Supreme Court against the decision of the highest court, high court. हाई कोर्ट ने मान लो कोई डिसीज़न दिया है, उसका डिसीज़न जो है वो उसको मतलब उसकी समझ से बाहर है, या द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, देन द पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीज़न ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीज़न के अगेंस्ट में वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाउएवर, लेकिन हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज़ फिट फॉर अपील। अब लेकिन हाई कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपका केस जो है वो अपील के लिए फिट भी है कि नहीं, कि कोई गुंजाइश है अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं। ओके, सो दैट इज़ टू से दैट इट इन्वॉल्व्स ए सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे वो मैटर डिस्कस किए जाते हैं जो आगे अपील डाली जाती है, जो कोई सीरियस मैटर होती हैं, लाइक द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लॉ एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन। So in addition, in the criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई लोअर कोर्ट किसी इंसान को अगर मौत की सज़ा सुना देता है, फांसी की सज़ा सुना देता है, देन एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुना दी, तो अपनी फांसी की सज़ा के अगेंस्ट में वो जा सकता है या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं पे भी जा सकता है, टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील्स इवन व्हेन अपील इज़ नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट उस अपील को एडमिट नहीं करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर द केस एंड द लीगल इशू इन्वॉल्व इन इट। अब सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, देखेगा ही देखेगा, रिकंसीडर करेगा ही करेगा इन केसेस को। इस तरह के अगर केसेस आ जाएं और कोई ऐसे लीगल इश्यूज़ आ जाएं तो उनको सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखेगा। एंड इफ़ द कोर्ट थिंक, अगर कोर्ट को ये लगे दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ और लिखा है और जो ये फैसला दिया गया है लॉ के अकॉर्डिंग कुछ और है। ओके, सो फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट अंडरस्टूड, कि लोअर कोर्ट ने इसको क्या समझा है, ये सुप्रीम कोर्ट कुछ और समझ रहा है उसी चीज़ को, देन द सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग and along with that also give new interpretations of the provisions involved। तो वो उस लोअर कोर्ट को उस चीज़ के लिए अलग से इंटरप्रिटेशन देगा कि भाई इस चीज़ का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, आपने ये लिखा हुआ गलत समझ लिया और गलत समझ के उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन दे दिया, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशंस ये है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है, उसको इंटरप्रिटेशन दे सकता है, पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है मतलब उसको। द हाई कोर्ट टू हैव एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, उसके पास भी है ये, किसी भी कोई रिक्वेस्ट अगर लोअर कोर्ट की आएगी तो उसको कंसिडर करने का राइट, डिसीजंस देने का राइट उसके पास भी है, लेकिन उससे जो नीचे लोअर लेवल के हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो कर देगा। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पावर एंड फंक्शन, द एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन मतलब टू गिव एडवाइस, सलाह देने का, सलाह मशवरा करने का, देने का या लेने का अधिकार क्षेत्र भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। In addition to original and the appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses advisory jurisdiction also, and this means that the President of India can refer any matter that is of public importance on which involves interpretations of the Constitution to Supreme Court for advice। अब यहाँ पे आप समझोगे
कि देखो एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर है या लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है, अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे सकता है, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, मजबूर नहीं है कि उसको एडवाइस देनी ही देनी पड़ेगी मैटर पे, और प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि उसको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो ये क्या है, दैट इज़ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है। अब बाउंड कोई भी नहीं है देने पे या लेने पे, राइट। सो व्हाट दैन इज द यूटिलिटी ऑफ द एडवाइजरी पावर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई बाउंड्री नहीं है तो इसका क्या मतलब वो रह गया, क्या इंपॉर्टेंस रह गई कि इसके एडवाइजरी जुरिडिक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है जब कोई बाउंड्री नहीं है कोई एडवाइस लेने या देने पे। लेकिन इट हैव ए टू फोल्ड यूटिलिटी, इसकी दोहरी यूटिलिटी है। क्या यूटिलिटी है, पहली यूटिलिटी तो ये है कि इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन। गवर्नमेंट को ये अलाउ करती है कि भाई कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी लीगल जो ओपिनियन है ना वो ले ले किसी भी मैटर पे, ताकि बाद में कोई एक्शन ना लिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक्शन लेगा ही लेगा कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कानून नहीं बनाया तो जुडिशरी तो देखेगी ना कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, तो उसके अगेंस्ट बाद में एक्शन लिया जाए तो पहले ही सोच विचार कर ले। किसी अननेसेसरी लिटिगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे मुकदमेबाजी होती है अननेसेसरी मुकदमोबाजी से बचा जा सके। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर एडवाइस ले लेंगे तो अच्छा ही है। दूसरा क्या हो जाएगा, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सूटेबल चेंजेस। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेगी, देखो लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो क्या है भाई, उसके पास तो सारी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, कंप्लीट नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे लॉज की। तो अगर फ़ायदा ही होगा ना, अगर उससे एडवाइस ले लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, और वो प्रॉपर अपने डिसीजन सही तरीके से अपने एक्शन जो लेजिस्लेशन के हैं जो एग्जीक्यूटिव के हैं वो प्रॉपर सूटेबल अपने काम कर पाएगी, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से कर पाएगी। तो ये इसके जो है ट्विन फोल्ड हैं, ट्विन इसके बेनिफिट हैं किसके, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के। अब ये नीचे दिया गया है आपका आर्टिकल 137 में साफ साफ लिखा है हमारे देश के संविधान में कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर बाय मेड बाय इट। अब आर्टिकल 137 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ही दी हुई जजमेंट को चेंज करने का राइट है। जो जजमेंट उसने दे दी ना उसको वो रिव्यू कर सकता है, उस जजमेंट को चेंज कर सकता है कुछ टाइम के बाद। अगर क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हर किसी से होती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जजमेंट देने में कोई गलती हो गई है तो वो उसको रिव्यू कर सकता है, उस जजमेंट को चेंज कर सकता है, राइट। अगला आपका दिया गया आर्टिकल 144, इसमें ये बताया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ऑल अथॉरिटीज सिविल और द जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सभी कोर्ट को मान्य होंगे, सारी इंस्टीट्यूशन को मान्य होंगे जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले दिया। जैसे कि आप राम जन्मभूमि का जो डिसीज़न लिया था, किसको पहले कहते थे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, क्योंकि ये मैटर अटका हुआ था इतने सालों से, 500 सालों से, कि इस पे बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या फिर राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया है कि भाई यहाँ पे राम मंदिर बनेगा और जिसका निर्माण कार्य कल से शुरू हो चुका है। तो अब ये किसका डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसको कोई अपोज नहीं कर सकता, हर किसी को मानना पड़ेगा, चाहे वो अपना लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, कुछ भी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। तो इसके डिसीजन को हर एक उसको इंस्टीट्यूशन को मानना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है ये, क्लियर। सो इन लास्ट पैराग्राफ यही बताया गया है बेटा, इंटरप्रिटेशंस जो मैंने पीछे दो आपके बताए थे ना, ये आर्टिकल 144 और आर्टिकल 137, इनको ही इंटरप्रेट करके यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको समझा दिया है, राइट। और नीचे आप ये करोगे मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है, पता चले आपकी प्रोग्रेस का कि आपको कितना क्या समझ में आया, या आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, इनको मैच मेकिंग करनी है इनकी, ओके। So that is your homework. So okay student, that's all for today's lecture. The next part we will discuss in the next class, judicial activism. This part we will discuss in the next class.
So thank you. Have a nice day.